और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड भी कीजिए, क्योंकि ये लिटरेसी हमारी स्कूल कॉलेज में कहीं भी सिखाई नहीं जाती, जो जिंदगी के धक्के खा खा कर के हमें सीखनी पड़ती है। तो आइए बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम भावना भरत कुमार प्रीतवानी है। आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रुद्र फिनसर्व हब। बहुत सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन मैंने जैसे कि बोला, आज मैं सेलिंग के लिए यहाँ पे नहीं हूँ, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाली। मोर देन 1,000 पीपल मेरे से जुड़े हुए हैं जो मेरी सर्विसेज ले रहे हैं। अगेन, आई एम नॉट फॉर सेलिंग हियर, सो आई विल नॉट डिस्कस ये सारे जो मेरे अचीवमेंट्स हैं। LIC ऑफ इंडिया से 11 सालों से ज्यादा का अनुभव है मेरा LIC ऑफ इंडिया के साथ, और बहुत सारे जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। सो उसके साथ भी मेरा अच्छा अनुभव रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं लकीली मेरे अचीवमेंट्स हैं जो मेरी जिंदगी में मुझे मेरी संस्था से प्राप्त हुए हैं। ये सारे अवार्ड्स हैं जो मैंने मेरी 11 साल से अधिक समय की मेहनत से कमाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रॉफीज है, मैंने उसका फोटोज इसमें शामिल नहीं किया है। आगे चलते हैं हम। सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है उसे समझते हैं। सो फाइनेंशियल प्लानिंग मेक श्योर यू हैव मैनेज योर फाइनेंसेस फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो आपके पास ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आपने क्या प्लान कर रखा है। क्यों प्लान करना है वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या। तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग वंस लाइफ्स गोल, translating this goal into financial goals and managing the finance to achieve this goal। आपकी वित्तीय नियोजन किसी के जीवन के लक्ष्यों को पहचान करने, इन लक्ष्यों को वित्तीय लक्ष्यों में बदलने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त का प्रबंधन करने की प्रक्रिया है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें कि जैसे मेरी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स हैं, मेरे पास भगवान की कृपा से घर है, कार है, लेकिन हम सब रॉयल्टी की ओर जीते, मुझे मर्सिडीज चाहिए। तो ये एक मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के लिए मुझे कितना पैसा लगेगा, उसको मैंने फाइनेंस में, वित्तीय लक्ष्य में बदल दिया कि चलो मर्सिडीज है, 1 करोड़ रुपया लगेगा उसके लिए। उस 1 करोड़ रुपए को हासिल करने के लिए मुझे क्या प्रबंधन करना होगा, उसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्त का प्रबंधन। ठीक है, वित्तीय नियोजन बोलते हैं जिसे। और ये तो मेरा गोल था। हम हमारी लाइफ में, अगर जरूरी नहीं है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग जो है सिर्फ अमीरों का खेल है, एक गरीब व्यक्ति भी अपनी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकता है, अपना वित्तीय नियोजन कर सकता है, क्योंकि उनकी लाइफ में भी गोल होते हैं। बच्चे की पढ़ाई है, बच्चे की शादी है, अपना रिटायरमेंट है, जिसकी जैसी इनकम उसके अकॉर्डिंग वो वित्तीय नियोजन कर सकता है। ठीक है, सो आगे जानते हैं कि क्यों जरूरी है ये फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जो वित्तीय नियोजन है इसकी आवश्यकता क्यों है। तो हमारी जो जिंदगी है ना, उसमें 3 कंडीशंस हो सकती है। सबसे पहली, लिविंग टू लॉन्ग। अगर आप बहुत ज्यादा जियोगे तो भी आपको पैसे की जरूरत है, क्योंकि हमारे हाथ पैर जो हैं वो कुछ ही समय तक, 60-65 तक वर्क करेंगे, और बुढ़ापे में पैसा चाहिए, है ना। और अभी की जो जनरेशन है बहुत प्रैक्टिकल है। तो अगर आप 30, 35, 40, 45 के हैं, अभी भी कमा रहे हैं, तो अभी से अपने रिटायरमेंट का प्लानिंग करें। अगेन, आई एम सेलिंग ईयर, आई एम नॉट फॉर सेलिंग। सो आई एम ओनली अवेयरनेस, एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है ताकि आप लोग अवेयर रहे। हमारे समाज में जो वृद्धाश्रम है ना, उनकी संख्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम लोग हमारा वित्तीय आयोजन ठीक से नहीं कर पाए। ठीक है, हमने वित्तीय आयोजन तो किया, लेकिन हमने सिर्फ बच्चों की एजुकेशन और शादी तक का गोल रखा, इसीलिए ये वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी संख्याएं और ना बढ़े, इसीलिए आज से हमारी जिंदगी में एक और भी प्रयोजन होना चाहिए कि लिविंग टू लॉन्ग के लिए हमें अपना वित्तीय आयोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलना है। दूसरा, डाई टू अर्ली। ये समाज में एक और बड़ी प्रॉब्लम है।
लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और भगवान न करे उस फैमिली में नौजवान व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को फंड की बहुत तकलीफ होती है। अच्छे भले घर जो हैं उनको गरीब बनते देखा है मैंने, क्योंकि वित्तीय आयोजन ठीक नहीं था। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है समाज में। भगवान न करे बदकिस्मती से जल्दी डेथ हो गई तो उस केस में फैमिली की देखभाल कौन करेगा? आप 3 नाम ऐसे लिखिए जो आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली का केयर लेने के लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो। मैं दावा करती हूँ बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे, 100 में से 1% ऐसा होगा जिसके पास ये 3 आदमियों का नाम भी होगा। वो भी बोलेगा कोई गारंटी नहीं। सो उसी के लिए भी वित्तीय आयोजन जो है वो जरूरी है। नंबर 3 कि लिविंग विद डिसेबिलिटी। अभी भगवान न करे मैं रास्ते से जाऊं और एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी आ गई, तो उस केस में क्या होगा? अर्निंग तो स्टॉप हो जाएगा लेकिन खर्चे तो वही चालू रहेंगे परिवार के, है ना? तो डिसेबिलिटी के साथ भगवान न करे जीना पड़े तब भी पैसे की जरूरत है। तो वित्तीय आयोजन इसीलिए भी करना जरूरी है कि भगवान न करे बदकिस्मती से ऐसा कुछ कोज जिंदगी में आ गया तो हमारे पास कुछ न कुछ प्रोविजन तो होना ही चाहिए। ये 3 कारण है जिसके लिए हमारी जिंदगी में वित्तीय आयोजन बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की पढ़ाई का नहीं सोचते, लेकिन आप खुद का पर्सनल एग्जाम्पल सेट करके देख सकते हो कि मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हो कि नहीं, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं भविष्य के लिए बचा के क्या करेंगे, क्यों करना चाहिए? मैं पूछती हूँ, अगर क्यों नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे, है ना? क्योंकि बहुत मांगना पड़ेगा, है ना? जस्ट अ मिनट, क्यों करना चाहिए? सो हम और आगे बढ़ते हैं। मैं पूछती हूँ, अगर क्यों नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे मांगना पड़ेगा, है ना? जस्ट मैंने क्यों करना है और आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग के पिरामिड क्या है, क्या क्या चरण है फाइनेंशियल प्लानिंग अगर आपको करना है तो उसके पिरामिड्स क्या है? तो सबसे पहले पिरामिड जो है, सबसे पहला जो पिरामिड है वो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग या वित्तीय आयोजन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देखनी है जो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है। उसके बाद आता है सेविंग, उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आता है वेल्थ एंड रिस्क रैंकिंग। हम ऊपर के चरणों की ओर बाद में बढ़ेंगे। सबसे पहले जो फाइनेंशियल प्लानिंग का बेस है उसे हम समझने की कोशिश करेंगे, दैट प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी किस चीज की, किस बात की प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी? सो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी हमें चाहिए इनकम की प्रोटेक्शन, इमरजेंसी प्लानिंग, हेल्थ की प्रोटेक्शन। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ आजकल हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई है वो है हमारी आमदनी की प्रोटेक्शन, इनकम की प्रोटेक्शन, हेल्थ इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड। क्योंकि 2 साल पहले कोरोना से सब कुछ गुजर चुके हैं और सबको ये पता चल गया कि रोज जीवनी इतनी महंगी नहीं है, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल महंगी कर रखी। लेकिन क्या उस रोज जीवनी के लिए भी हमारे पास इमरजेंसी फंड है? हम ईएमआईज पे जिए जा रहे हैं, जबकि ईएमआईज हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को माइनस करके बाद में सेट की जाती है। ठीक है, तो जानते हैं बजटिंग क्या है। तो आपकी फर्स्ट इनकम से, फर्स्ट डे ऑफ योर इनकम, आप अपना बजट बना सकते हैं कि आपके पास किस चीज के लिए कितना पैसा होना चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए। सो मेंटेन अ कंटीजेंसी रिजर्व, यानी आप बोल सकते हैं कि इमरजेंसी फंड। भगवान न करे कभी नौकरी चली गई, 2-3 महीने लग जाते हैं, तो आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है उसका वैसे तो 6 गुना होना चाहिए, लेकिन कम से कम 2 महीने का आपका मंथली एक्सपेंस आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ होना चाहिए इमरजेंसी के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपकी मंथली एक्सपेंस आपकी फैमिली के 50,000 है तो कम से कम 1 लाख, और
अधिक से अधिक 3 लाख तक, यानी आपकी जो मंथली एक्सपेंस है उसका 2 से 6 महीने तक का फंड आपके पास बैंक में होना चाहिए, क्योंकि हम उस सारे समय से गुजर चुके हैं जब ये तकलीफें हमारी जिंदगी में आई थी। तो भगवान न करे कभी हमें फिर से फेस करना पड़े तो हम लोग उसके लिए रेडी रहें। हमें किसी से उधार ना लेना पड़े, किसी से कर्ज ना लेना पड़े। ठीक है। Ensure you are optimally insured, ये था बेस की इतना इमरजेंसी फंड चाहिए। अभी बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है ना, उसमें बीमारियां बहुत इजीली हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए। और आजकल जो हेल्थ ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग है वो दिन ब दिन बहुत महंगी होती जा रही है। आपने 10 साल का फंड इकट्ठा किया हुआ है और भगवान न करे ऐसी कोई बीमारी घर में एंटर हुई तो वो आपका पूरा 10 साल का सेविंग लेके जा सकती है। इवन मैं तो बोलती हूँ भगवान न करे कैंसर हुआ तो शायद सब कुछ भी जा सकता है। इसीलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे लोग सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपका जो एडवाइजर है वो आपके क्लेम सेटलमेंट में कौन सी हॉस्पिटल में आपका क्लेम अच्छे से सेटल हो सकता है, आपको कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ये आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंसल्टेंट अच्छे से बता सकता है। इसीलिए ऑनलाइन परचेज करने की जगह आप किसी एडवाइजर से परचेज करें। मैं ऐसा नहीं बोल रही मेरे से ही लो, लेकिन जहां पे भी जिस भी सिटी में हो आप प्लीज एडवाइजर से खरीदें, ताकि आपको इजीली सर्विस मिल सके। क्योंकि ऑलरेडी उस समय हम लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं हॉस्पिटल्स के चक्कर में, और ऊपर से ये डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में भी भागते रहें तो फिर कैसा रहेगा। ये बहुत मुश्किल कर देता है हमारे लिए। ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो कितना होना चाहिए, ये आपके एनुअल एक्सपेंसेस का कम से कम 3 गुना तो होना ही चाहिए मिनिमम। आपके एनुअल एक्सपेंस का 3 गुना होना ही चाहिए। और फिर से मैं बोलूंगी कि सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ो। आप देखो आपके आसपास की हॉस्पिटल्स में कैशलेस सर्विस कहाँ पे उपलब्ध है, कौन सी कंपनी के क्लेम इजीली कैशलेस में हो जाते हैं, फिर आप वो प्रोडक्ट बाय करो। ज्यादातर लोग यही समझ के चलते हैं कि मुझे तो इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन मैं बता दूं वक्त कभी भी पूछ के नहीं आता। और जब जरूरत पड़ती है और क्लेम नहीं मिलता तो हम कंप्लेन कंपनीज से करते हैं कि क्लेम नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन क्या हम अवेयर हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं, मेरे यहाँ कौन सा कैशलेस अच्छे से चलता है, किसका क्लेम अच्छे से सेटल होता है, क्या हम ये देखते हैं? हम जब भी, मेरा जो 11 साल का अनुभव है यही बताता है, मैं जब भी क्लाइंट को देती हूँ 4 जन की फैमिली में 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 4 लोगों के बीच 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, भगवान न करे एक ही साल में बहुत ज्यादा क्लेम आए तो आप कहाँ से निपटोगे थोड़ा बचाने के चक्कर में। और हम उमन आप देखोगे 5 लाख और 10 लाख का जो हेल्थ इंश्योरेंस आता है उसमें प्रीमियम में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 3 या 4 हजार रुपए का ही डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी हम वहां पे कटौती करते हैं। तो ये गलतियां हम करते हैं जिसके कारण हमें भुगतान भी करना पड़ता है। तो कम से कम आपके एनुअल एक्सपेंस का 3 गुना हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। सपोज आपका मंथली एक्सपेंस जो है घर का 50 हजार है, यानी साल का हुआ 6 लाख रुपए, तो उसका 3 गुना यानी 18 लाख के आसपास आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस कम से कम होना चाहिए आपका। इसके अलावा क्रिटिकल इलनेस कवर भी आपके पास होना चाहिए, जिसको टॉप अप भी बोल सकते हो। आप एक 10 लाख का बेस प्लान भी खरीद सकते हो, उसके साथ साथ आप 50, 60 या 90 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर या टॉप अप प्लान आजकल जिसको बोलते हैं, जिससे आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, आपको प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा। आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए का भी बेस प्लान है तो आप टॉप अप खरीद सकते हैं। ठीक है। पर आजकल जो मेडिकल एक्सपेंस चल रहे हैं कम से कम 10 लाख रुपए का
मेडिक्लेम आपके पास आपके परिवार के लिए होना चाहिए, प्लस उसके साथ आप टॉपअप खरीद लें, जो मार्केट में 3,000 से लेकर के 10,000 के अंदर 1 करोड़ तक के मिल जाते हैं, अलग अलग कंपनीज के। ठीक है, तो उसको बाय कर लें, जिससे आपका ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और इमरजेंसी के लिए भी आप तैयार रहेंगे। उसके अलावा आपको कैंसर, जो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, 9 में से 1 पर्सन को कैंसर होने की संभावना रहती है। आप कैंसर कवर प्लान्स ले सकते हैं एलआईसी के, और अपना बहुत ज्यादा फंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में आपको जानना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, भावना प्रीतवानी लिखेंगे। ठीक है, आपको कैंसर कवर के प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। ठीक है, नाउ इंश्योरेंस की बात करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे बीमे की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों भाई, क्यों आवश्यकता नहीं है? आप अमर हो क्या? आपको अमर रहने का वरदान मिला है? अगर मिला है तो ठीक है, मत खरीदिए। लेकिन नहीं मिला तो प्लीज अवेयर रहे, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बेस की, यानी इमरजेंसी, हेल्थ एंड इनकम प्रोटेक्शन। तो इनकम प्रोटेक्शन कब होगा हमारी फैमिली के लिए? जब हम इंश्योर्ड रहेंगे। भगवान न करे कुछ मुझे हो गया तो पीछे मेरे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? है ना? पीछे मेरे बच्चे की एजुकेशन कौन कंप्लीट करवाएगा? मेरी जो वाइफ है वो कमाने भी जाएगी, बच्चे का भी ख्याल रखेगी। आप एक बार उससे पूछो दोनों टास्क करोगी आप? अगर वो ना बोले तो सबसे पहले खुद के लिए इंश्योरेंस लीजिए। आपका इंश्योरेंस कितना होना चाहिए, आइए इसके ऊपर भी हम बात करते हैं। यू मस्ट हैव लाइफ इंश्योरेंस विच शुड बी 200 टाइम्स ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस। आपके महीने के खर्चे का कम से कम 200 गुना आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्यों 200 गुना होना चाहिए? वाई? सर, मैं हूं या नहीं हूं, पीछे मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, फूड बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, हाउस मेंटेनेंस, ऑयल, फोन, इंटरनेट, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, बच्चे का एजुकेशन फीस, माँ बाप की ख्याल रखने का फीस, उनकी मेडिकल का फीस, सब कंटिन्यू रहने वाला है। इनमें से कुछ भी बंद नहीं होने वाला, सब चलता रहेगा। हम दुनिया में हैं या नहीं हैं, हमारे पीछे सब चलता रहेगा। इसीलिए कम से कम, अगर मैं मेरे घर का मुख्य अर्नर हूँ, मुख्य व्यक्ति हूँ जो घर में पैसा लेके आता हूँ, तो मेरी इनकम का कम से कम 200 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरे घर के मंथली खर्चे 50,000 रुपए प्रति मंथ है, प्रति माह है, तो कम से कम उसका 200 गुना यानी 1 करोड़ का इंश्योरेंस मेरे पास होना चाहिए। अब चाहे ये कन्वेंशनल प्लान हो चाहे ये टर्म प्लान हो। अगर आप कन्वेंशनल प्लान नहीं अफोर्ड कर सकते तो कम प्रीमियम में आप टर्म प्लान ले लीजिए, उसका खर्चा ज्यादा नहीं आता, लेकिन कम से कम आप चैन की नींद सो तो सकते हैं। हाँ भाई, मैं हूं तो भी मेरी फैमिली अच्छे से चल रही है, और भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ तो भी मेरी फैमिली के एक्सपेंसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्यों 1 करोड़ जितना अभी के समय के अनुसार 200 गुना होना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर भगवान न करे कुछ हुआ तो क्लेम जो है वो लगभग 1 करोड़ पे होगा, और आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है ना, वो 6% के आसपास चल रहा है। सो 6% पे भी आपकी फैमिली ने अगर ये पैसा बैंक में रखा, ठीक है, या एलआईसी के जीवन अक्षय या जीवन शांति में डाला, तो कम से कम 50,000 रुपए महीना उसे पे होने वाला है। जो पैसे आप दे रहे थे, आपकी आमदनी घर में आ रही थी खर्चों के लिए, वो आती रहेगी, यानी आपकी फैमिली पीछे किसी दिक्कत से नहीं गुजरेगी। तो अगर आप घर में कमाने वाले मेन व्यक्ति हैं तो आज ही अपने खर्चों का हिसाब लगाएं और ये कैलकुलेट करें कि आपको कितने इंश्योरेंस की जरूरत है। हम एक स्टेप और जाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जैसे भी होते हैं कि मैं मेरी फैमिली के लिए लीगेसी छोड़ के जाऊं। तो आपका जो अर्निंग है, आपकी जो कमाई है, उसका 500 गुना जितना इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। फिर से हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 50,000 प्रति मंथ है,
तो कम से कम आपके पास 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस, 2.5 करोड़ का इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर भगवान ना करे कुछ होगा तो 2.5 करोड़ लीगेसी आपकी फैमिली के लिए आप छोड़ के जाएंगे। अगर 6% पे भी इसे इन्वेस्ट किया गया तो हर महीने आपकी फैमिली के लिए 2.5 लाख रुपीज पे होते रहेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जहां पे भी इन्वेस्ट किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रहा तो। एंड आई एडवाइज कि हमेशा इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे करें जहां पे आपके पैसे डूबने के चांसेस ना हो। ये भी अपनी फैमिली को अवेयर करें। जैसे बैंक में आप अमाउंट रखते हैं तो उसका री इंश्योरेंस 5 लाख का है। हमने देखा साउथ वैली बैंक जो अमेरिका की थी वो 16th सबसे बड़ी बैंक थी ग्लोबली, 16th रैंक की थी, फिर भी वो उठ गई। तो भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो 5 लाख रुपए की गारंटी इंडिया में अभी चल रही है बैंक्स की। ठीक है। एलआईसी के जीवन अक्षय है, जीवन शांति प्लान है, जिसमें सेक्शन 37 लगता है गारंटीड। आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएशन से नहीं गुजरना पड़ेगा, वो लाइफ टाइम के लिए कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज, आपके पैसे की सोवेरेन गारंटी रहेगी, डूबने के चांसेस नहीं है। तो हमेशा ज्यादा रिटर्न के चक्कर में ऐसी जगह ना इन्वेस्ट करें जहां पे कुछ भी गारंटेड ना हो। ऐसे फंड्स जो हैं हमेशा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे आपके फंड की गारंटी हो, भले 1% कम मिले। क्या ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा? आपका फंड चला जाए वो बेनिफिशियल है, या आपको सिक्योरली लाइफ टाइम मिलता रहे और फंड भी सिक्योर रहे वो बेनिफिशियल है? सो हमेशा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। सोच समझकर। आइडियली आपके फंड का 25% आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, 75% आपको डेब्ट में जाना चाहिए ताकि आपको नुकसान होने के चांसेस ना हो। 25% का ही रिस्क लेना चाहिए। ठीक है। नाउ पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेब्ट फर्स्ट। आपको जहां पे इंटरेस्ट जा रहे हैं ऐसे डेब्ट, ऐसे कर्ज सबसे पहले चुकाने हैं अगर आपका वित्तीय आयोजन ठीक करना है। क्यों? क्योंकि ऐसे डेब्ट अगर चुक जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आपकी बचत ज्यादा होगी। आपकी बचत ज्यादा होगी तो आप अलग अलग जगहों पे उसे निवेश कर पाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर कर्जा लेकर के जी रहे हो तो उसके लिए भी एक सलाह रहेगी कि पहले अपना इंश्योरेंस ले लो, क्योंकि भगवान न करे आपको कुछ हुआ तो आपकी फैमिली को वो जो पर्सन है वो बार बार हैरान करता रहेगा। तो आपकी फैमिली जो है वो फाइनेंशियली तो हैरान होगी, साथ ही साथ क्या होगा, मानसिक रूप से भी यहाँ से आपके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनसे हैरान होती रहेगी। नाउ लिस्ट डाउन योर फाइनेंशियल गोल। आपको जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं आगे के 3 स्टेप फॉलो करने हैं, और वो 3 स्टेप्स का जब आपने बजट सेट कर लिया उसके बाद आपको अपने गोल्स की लिस्ट बनानी है। अब ये गोल्स कैसे होते हैं? तो 3 प्रकार के गोल हमारी जिंदगी में होते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल यानी जैसे मुझे कोई एलसीडी टीवी खरीदना है या फैमिली के लिए छोटा मोटा वेकेशन प्लान करना है, तो ये शॉर्ट टर्म गोल है। ठीक है, इसके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करें। दूसरा आता है मीडियम टर्म गोल। मीडियम टर्म गोल कैसे हैं कि कोई घर खरीदना है या बाहर विदेश में वेकेशन पे जाना है, गोइंग वेकेशन ऑन अब्रोड, तो ये आपका मीडियम टर्म गोल है। ठीक है। और तीसरा जो आता है वो है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल किसे बोलते हैं? लॉन्ग टर्म गोल यानी जैसे बच्चे का एजुकेशन प्लानिंग है, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग है, रिटायरमेंट प्लानिंग है। ये तब आएगा सर जब आपने अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया हो, अपने अपने 20 25 30 साल, अभी मेरी शादी हुई और मैंने वहां से मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग अब करना शुरू कर दिया कि बच्चे आएंगे, बच्चों का एजुकेशन भी होगा, मैरिज भी होगा। अब ज्यादातर लोग गलती क्या कर बैठते हैं? ज्यादातर लोग गलती ये कर बैठते हैं, भाई मुझे तो 5 साल के लिए ही इन्वेस्ट करना है। अरे भैया, बच्चे की शादी होगी 20 साल बाद, 25 साल बाद, और आप 5 साल का इन्वेस्टमेंट लेके करेंगे क्या? वो पैसे आएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे, बार बार आएंगे, बार बार यूटिलाइज हो जाएंगे। और बच्चे की जब शादी का समय आएगा तब, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है ये गलतियां करते हैं। आपको पता है
आप शॉर्ट टर्म में जब इन्वेस्ट करते हैं तो किसी भी फंड में आपको प्रॉफिट है वो कम मिलता है, और लॉन्ग टर्म में वो फंड आपका बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगेन आज मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं हूँ, इसीलिए मैं सेलिंग से रिगार्डिंग कोई भी बात नहीं करूंगी। हम नेक्स्ट संडे को एक वेबिनार करेंगे, उसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे कि कैसे ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो आप बोलते हैं उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है, अमाउंट पे, इंश्योरेंस पे, उसकी प्रोडक्टिविटी पे। सब हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले संडे के वेबिनार में, जिसका जूम लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है। सो चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, अब ये शॉर्ट टर्म नहीं हो सकते भैया। इसके लिए आप जितना लंबा टीनर रखोगे ये उतना बड़ा होगा, और आपकी इन्फ्लेशन को भी बीट करने में हेल्प करेगा। अदरवाइज आप जा रहे हैं 5 साल के साथ, 10 साल के साथ, तो सर रोगे। ज्यादातर लोग ये गलतियां करते हैं। 11 साल का अनुभव है मुझे कि पैसे की जरूरत नहीं होती, पैसे की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो लोग क्या करते हैं, मुझे 5 साल का ही प्लान दो, मुझे 10 साल का ही प्लान दो, और उसमें रिटर्न बहुत कम आता है। और फैमिली में पता है अभी ये पैसा आ रहा है तो चलो ना कहीं यूज कर लेते हैं, तो वो जो गोल है एजुकेशन का, बच्चे की मैरिज का, रिटायरमेंट प्लानिंग का, वो धरा का धरा रह जाता है। ठीक है। सो हमेशा अपने गोल्स को डिफाइन करें। उन गोल्स के लिए कितने समय तक मुझे इन्वेस्टमेंट लगेगा, जैसे अगर मेरा बच्चा 3 साल का है, उसके हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट 15 साल के बाद है। 18 साल का होगा तब उसका स्कूलिंग तो मैं अच्छे से करवा सकती हूँ, मुझे उसके मास्टर्स के लिए, ग्रेजुएशन के लिए पैसा चाहिए। तो मेरा जो टीनर है इन्वेस्टमेंट का वो 15 साल होना चाहिए। उसके लिए मैं 5 साल का लेकर के क्या करूंगी? मेरी जो बच्ची है वो अभी 1 साल की है, तो उसका कन्यादान मैं अभी के अभी तो करने नहीं वाली। तो उस कन्यादान के लिए मुझे 25 या 26 साल का टीनर, क्योंकि आजकल बच्चे उससे पहले शादी करते नहीं है। इन फ्यूचर तो क्या सिनेरियो रहेगा, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझे निभानी। तो मुझे उसका प्लानिंग 25 साल का करना है, उसके लिए 5 साल का प्लान लेकर के मैं क्या करूं? वो जो इन्वेस्टमेंट टीनर है वो लॉन्ग रहेगा, जितना लॉन्ग रहेगा उतना ज्यादा फायदा देगा। मैं अभी 30 ईयर की हूँ और मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो मैं 10 साल के बाद रिटायर होके क्या करूंगी? आई कैन वर्क ना, आई कैन वर्क। सो मुझे 25 या 30 साल का प्लानिंग करना होगा, यानी 55 या 60 की एज से मेरे पास पैसा आना शुरू हो। क्योंकि जितना लॉन्ग टर्म रहेगा उतना कम उसके लिए मुझे पैसे निकालने पड़ेंगे, और उतना ज्यादा बेनिफिट वो मुझे देगा, जो इन्फ्लेशन को बीट करने में मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ज्यादातर लोगों की ये गलती होती है, लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए भी वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, और फिर पछताने की बारी आती है। तो आज से अपने गोल्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें, लिखें किस गोल के लिए कितना पैसा लगेगा, और कितने समय तक के बाद मुझे ये चाहिए, तो उतने टर्म का मुझे इन्वेस्टमेंट लगेगा। आज से अपने गोल को आप खुद से आइडेंटिफाई करना सीखें। नाउ डोंट इग्नोर असेट लोकेशन। आप जो भी खरीद रहे हैं उस पे बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें, मैं अगेन बोलूंगी, बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि 1-2% के चक्कर में अपनी सेफ्टी ना खोएं। ओके। नाउ प्लानिंग योर रिटायरमेंट। आपकी प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने वृद्धाश्रम का आपको एग्जांपल दिया, क्यों बढ़ते जा रहे हैं वो, इसी लैक ऑफ प्लानिंग के कारण बढ़ते जा रहे हैं, जिसका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। नाउ रिव्यू योर फाइनेंशियल प्लान्स। आपके जो भी फाइनेंशियल प्लान्स हैं वो हम रिव्यू करके दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आज का जो वेबिनार है उसे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन पूछने के लिए कोई हेजिटेशन ना रखें। ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग इज ब्रिंगिंग द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट सो दैट यू कैन डू समथिंग अबाउट नाउ। अभी से आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आग लगने पर कुआं खोदना बेकार ही होता है ना? आग लगने पर कुआं खोदना बेकार ही होता है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते, आज के जमाने में हम बच्चों को भी दोष नहीं दे सकते कि तू मेरा ख्याल नहीं रख रहा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है। रख रहे हो, मैंने आपको, आपने मेरा रखा है तो वो आपकी ड्यूटी थी। लेकिन हम बच्चों को आजकल नहीं बोल सकते।
सो गेट मोर फाइनेंशियल टिप्स अगले संडे करेंगे, 24 दिसंबर 2023 सुबह 10 बजे। रजिस्टर ऑन द जूम लिंक। मैं कमेंट बॉक्स में एक जूम लिंक भेज रही हूँ जिस पर आपको रजिस्टर करना है, ठीक है। और ज्यादा जानकारी अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लान्स पे कंसल्टिंग चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जूम लिंक आप लोगों को सेंड कर रही हूँ चैट बॉक्स में। और आई होप आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। आपने बहुत कुछ जानकारी ली होगी। मैंने ये जस्ट प्रोटेक्शन पार्ट लिया है, अगले संडे हम सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट मिस इट। एंड मैं जूम का एक लिंक आप लोगों को शेयर करती हूँ मेरे फेसबुक पोस्ट में, जिसपे आप रजिस्टर कर सकते हैं, जिसपे आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट संडे हम सुबह 10 बजे इस टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। अगेन हम उस टॉपिक पे बात करेंगे और आप लोगों की फिनेंशियल अवेयरनेस में और भी हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट संडे मॉर्निंग 10 अगेन। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप यहाँ पे रजिस्टर करें और कोई भी पर्सनल आपको हेल्प चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग तो आप मेरे जो पेज पे है वो नंबर लिखा हुआ है। आप मुझे यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आप लिखें भावना प्रीतवानी, भावना प्रीतवानी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मेरा यूट्यूब आईडी है, ठीक है। सो यू कैन गेट अवेयर, है ना। इंडिया में जो फाइनेंशियल लिटरेसी है उसे हमें बढ़ाना है, यही मेरा मकसद है, ताकि किसी फैमिली को किसी भी ब्रेड अर्नर के एब्सेंस में प्रॉब्लम ना आए, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सी यू अगेन ऑन नेक्स्ट संडे।